अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातें जोड़ तोड़ कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जहां अवामी मुहिम शुरू कर रखी है, वहीं मुस्लिम लीग नवाज भी इलेक्टेबल्स को साथ मिला रही है। बलूचिस्तान में बाप पार्टी को साथ मिलाया, फिर सिंध में MQM की हिमायत हासिल करने के बाद मुस्लिम लीग नवाज एक इलेक्शन में लग रहा है कि बड़ी ताकत बनकर उभर सकती है। जाहिर है एक एक सीट और उम्मीदवार की गिनती हो रही है। इस वक्त पंजाब में पार्टियां तो बहुत है, लेकिन अगर मुस्लिम लीग नवाज को कोई जमात टफ टाइम या टक्कर दे सकता है तो वो है तहरीक इंसाफ, जिसके अभी उम्मीदवार पूरे हो सके नहीं हो सके हैं ये भी कहना मुश्किल है कि ऐसे में तहरीक इंसाफ को इसकी मकबूलियत समेत साइड पर करने के बावजूद मुस्लिम लीग नवाज को साफ रास्ता मिलने के बावजूद मुस्लिम लीग नवाज जो है जो दावा कर रहे हैं 172 से ज़्यादा सीटें लेने का, ये सादा अक्सरियत लेने में कितने कामयाब हो सकते हैं। फिर मुफाहमत की सियासत के एक जरदारी सब पर भारी की कैलकुलेशन तो हमें ये बताती हैं, जो कल उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी बताया कि 172 सीटें यानी सादा अक्सरियत किसी के पास नहीं होगी, कोई नहीं ले सकता 172 सीटें, और आइंदा जो हुकूमत है ये एक मखलूत हुकूमत बनेगी। जरदारी साहब ये चाहते हैं कि जैसे उन्होंने PDM हुकूमत में शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवाने में किरदार अदा किया, उन्हें अपनी सपोर्ट दी, बिलावल भुट्टो को कैबिनेट में वज़ीर बनाया, बिल्कुल वैसे ही सियासी जमातों को पीपल्स पार्टी का साथ देना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। मगर बज़ाहिर ऐसे लगता है कि मुस्लिम लीग नून ऐसे किसी मूड में नहीं है। वो और जमातों को साथ मिलाकर इलेक्शन में सादा अक्सरियत हासिल करने की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि तहरीक अदम एतमाद के बाद जब PDM हुकूमत बनी, तब क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ऐसा कोई मुआहदा या ऐसी कोई बातचीत हुई थी कि इस बार बारी आपको दे रहे हैं, मुस्लिम लीग नून आपको दे रहे हैं और अगली बारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी? क्या ऐसा कुछ तय हुआ था? अभी तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में ऐसी लफ्जी जंग और ऐसी तनकीद एक दूसरे पर चल रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को सिस्टम का लाडला होने का ताना दे रही है, लेकिन सियासी मुबस्सरीन ये कहते हैं कि इलेक्शन के बाद ये दोनों जमातें इक़्तिदार के लिए इकट्ठी भी हो सकती हैं। अगर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बात करें तो उनका दावा ये है कि इलेक्शन के बाद IPP और नून लीग एक पेज पर होंगे। हम सबको याद है कि नवाज शरीफ की आमद पर इस्तकबालियों में IPP के रहनुमा ओन चौधरी भी वहाँ पर मौजूद थे। दलील यही नहीं बल्कि पिछले दिनों हमारे ही शो में IPP के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने इक़्तिदार में आकर मुस्लिम लीग नवाज के साथ इत्तेहाद करने का इंकशाफ भी किया था। IPP इत्तेहादी हुकूमत बनाएगी पंजाब के अंदर। वजीर आला इंशाअल्लाह अलीम खान साहब होंगे, IPP का वजीर आला होगा। इलेक्शन है, इसको आप नोट कर लें। इत्तेहाद किसके साथ करेंगे? नून लीग तो कह चुकी है कि पंजाब में तो हम किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। इलेक्शन के बाद जनाब इंशाअल्लाह नून लीग हमारी इत्तेहादी होगी पंजाब के अंदर। अब सवाल उठता है कि इलेक्शन के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और IPP के साथ इत्तेहाद में मुस्लिम लीग नून क्या सोच रही है, या फिर नून लीग सोलो फ्लाइट के मूड में है, सादा अक्सरियत के बारे में इतनी कॉन्फिडेंट है? अब एक पहलू ये भी है कि सिस्टम की आशीर्वाद का जो तासुर मुस्लिम लीग नून के हवाले से बनाया जा रहा है, बन चुका है। क्या वजह है कि मुस्लिम लीग नून इस तासुर को दूर नहीं कर पाई है, या फिर नून लीग इस तासुर का जो स्टेटस है इसको इंजॉय कर रही है? इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब आपका। खुर्रम दस्तगीर साहब, जो जरदारी साहब ने कल इंटरव्यू दिया, ज़ाहिर है ये बाज़गश्त जो है इंटरव्यू की वो 2-3 दिन तक तो चलेगी। बड़ी आम उन्होंने इंटरव्यू में बातें की। कल उनसे जब सवाल हुआ इंटरव्यू में कि मुस्लिम लीग नून ये दावा करती है कि वो 172 सीटें ले लेगी, 172 से ज़्यादा सीटें लेने का दावा तो बहरहाल एहसन इकबाल साहब ने भी किया। जरदारी साहब ने कहा कि 172 तो कोई नहीं ले सकता, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले सकती है, ना मौलाना ले सकते हैं, ना नून लीग ले सकती है। बहरहाल ये एक मखलूत हुकूमत बनेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून जो है ये लोग हमें अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं? पहले हम लोगों ने आपका वजीर आज़म बनाया, अब हमारा चांस है, अब आप हमें सपोर्ट करें। पहले आप लोगों के लिए गेम लगाई, अब हमारे लिए गेम लगाएं। तो क्या जो किरदार शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने प्ले किया, साथ दिया, क्या अब वही रोल आप लोग प्ले करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म बने? जी, 2-3 बातें हैं। जरदारी साहब बड़े कोहनामश्क सियासी लीडर भी हैं और एक पार्टी को बड़ी क़यादत की है। जो मौका देने की बात थी वो
उसकी वजह बड़ी सादा थी कि मुस्लिम लीग नून की 85 नशिस्तें थी 2018 की कौमी असम्बली में, जबकि पीपल्स पार्टी की 55 नशिस्तें थी। तो लिहाजा हमारी उनसे आप कह सकते हैं कि कम अज कम 1/3 ज्यादा नशिस्तें थी उनकी अपनी नशिस्तों से, जिसकी वजह से फिर शहबाज शरीफ ही एक मंतकी चॉइस थे वज़ीर आज़म के लिए। अगर पीपल्स पार्टी की सीटें ज्यादा होती हमसे तो जाहिर है उनका क्लेम अच्छा होता। और अभी भी ये जो इंतखाबात से पहले ये सारी गुफ्तगू और दावे हो रहे हैं वो इसीलिए हैं कि क्योंकि इंतखाबात के अगले रोज इंशाल्लाह जब नशिस्तों की तादाद सामने आ जाएगी तो बड़ा वाज़ेह हो जाएगा कि कौन किसको सपोर्ट करेगा। तो ये सब इंतखाबात तक ये सीटों की जो क़यास आराइयां ये चलती रहेंगी, लेकिन अल्टीमेटली जो फैसला है वो पाकिस्तान की आवाम ने करना है कि वो किस जमात को सपोर्ट करते हैं और किसको ज्यादा नशिस्तें देते हैं। जिसको ज्यादा नशिस्तें देंगी वज़ीर आज़म भी वही लेकिन ज़रदारी साहब ने बड़ी इस बात की गेम लगाने की कि पहले गेम आप लोगों के लिए लगाई, अब गेम उनके लिए लगनी चाहिए, अब मौका उन लोगों को मिलना चाहिए। तो जाहिर है एक तरह से दूसरे अल्फाजों में देखें तो वो सपोर्ट ही मांग रहे हैं कि पहले सपोर्ट हम आपको दे चुके हैं, अब हमारी बारी है, अब हमें सपोर्ट चाहिए, हमें सपोर्ट करें। मैं तो यही कह सकता हूं कि अगर अगले इंतखाबात के नतीजे में उनकी हमसे 30 नशिस्तें ज्यादा होती हैं तो फिर हम जरूर इस पर सोचेंगे कि भाई इस जमात की नशिस्तें ज्यादा हैं, हम इनको सपोर्ट करें। लेकिन फिर इसमें जो अहम बात है वो यही है कि वो जो तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब नहीं हो सकती थी जो 2023 की थी पीपल्स पार्टी के बगैर, ये दुरुस्त है, लेकिन उसकी बुनियाद ही मुस्लिम लीग नून की वो 85 नशिस्तें थी जिसको देखकर ये फैसला किया गया कि ये टारगेट जो है इसको हासिल किया जा सकता है। लिहाजा ये जो पार्लियामान के नंबर्स की जो डायनामिक्स हैं ये तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम ने इसका फैसला करना है, तभी ये बात अगले आने वाले इलेक्शन में होगी। और इसीलिए आप देख रही हैं कि मुस्लिम लीग नून ये कोशिश कर रही है कि वो जमातें जो 15 जमातें थी 16 महीने की हुकूमत में, तो उनसे वक्त के साथ बात कर रहे हैं। बलूचिस्तान में वक्त से पहले बात की है, MQM से वक्त से पहले बात की है कि अगर इंतखाबात के नतीजे में अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो ये जमातें जो हैं वो इंशाल्लाह हमें सपोर्ट करेंगी। हालांकि MQM वो जमात है जो इलेक्शंस के बाद ये देखती है कि कौन इक़्तिदार में आया है, किसके साथ सूबे में बनेगी, किसके साथ हमने विफाक में बैठना है, वो सारी नंबर गेम देखने के बाद। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इस बार पहले MQM ने फैसला कर लिया आप लोगों के साथ चलने का। बात यह है कि जो मुस्लिम लीग नून 125 सीटें लेने की बात कर रही है पंजाब में और 172 से ज़्यादा सीटें लेने की बात की है एहसन इकबाल साहब ने, तो यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? ये कॉन्फिडेंस है या कोई सेटिंग है या कोई डील है कि आप लोग वोटों की बात नहीं कर रहे हैं कि हमें 60 लाख वोट मिले, 1 करोड़ मिले या 2 करोड़ मिले, सीटों की आप लोग बात कर रहे हैं और ऐसे बात कर रहे हैं कि शायद आप लोगों को कोई सपोर्ट है या डील हो चुकी है, इसलिए आप लोगों का जोर सीटों पर है। ये कुछ फैसला नहीं हुआ, हम सब अपनी मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला से दुआ करेंगे और फिर पाकिस्तान के वोटर जो हैं वो 8 फरवरी को इसका फैसला अपने वोट से कर देंगे। हमारा जो अगर एतमाद है और जिसकी बुनियाद पर हम चल रहे हैं वो यही है कि पाकिस्तान के अवाम को जो आखिरी खुशहाली का साल था वो 2017 का साल था, जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे और उस वक्त की महंगाई, जो फूड इन्फ्लेशन 1% थी, पाकिस्तान में नई एक अमन आया था दहशतगर्दी की जंग के बाद, लोड शेडिंग खत्म हो गई थी, CPEC के प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा था, कराची की टारगेट किलिंग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल खत्म हो गई थी और कराची पुरअमन हो गया था। वो जो परफॉर्मेंस है उसकी बुनियाद पर हमने जाना है। जो 16 माह की परफॉर्मेंस है वो हम सबका एक साझा आप कह सकती हैं एक बोझ है जो हमने उठाना है। लेकिन कोई जमात ये कहे कि ये चूंकि वज़ीर आज़म इनका था तो सारी जिम्मेदारी उनकी है, ये भी दुरुस्त नहीं है। 15 की 15 जमातों ने वो 16 माह की परफॉर्मेंस का नतीजा देना है। और उसके साथ ये ना भूलें कि 16 माह से पहले 44 माह का PTI का दौर भी था पंजाब में और वफाक में, और उसकी भी बहुत सारी बातें जो हैं वो इंतखाबी मुहिम के दौरान खुलेंगी, अवाम को याद कराएंगे और खुल कर आएंगी। तो हमारा तो वाहिद कयास जो है वो 2018 में भी अवाम पे था और उस वक्त भी मुश्किल तरीन हालात में
1,28,00,000 पाकिस्तानियों ने शेर पर मोहर लगाई थी। तो इस दफा तो एक बड़ी बुनियाद मौजूद है 13 मिलियन वोटर्स की, जिसकी बेस पर हम इंशाल्लाह कह रहे हैं कि हम साहब आपने तो 16 मई बोझ को सांझा बोझ कह दिया है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इसे सांझा समझ नहीं रही है। वो तो महंगाई का सारा जिम्मेदार ही नून लीग को समझती है। इनफैक्ट वो तो आप लोगों का नाम ही बिलावल भुट्टो साहब ने जो है ना वो महंगाई लीग रख दी, और आवाम में जाकर वो बाकायदा ये कह रहे हैं कि अगर आप महंगाई लीग को वोट देंगे तो इसका मतलब है कि इस मुल्क का नुकसान होगा। खुर्शीद शाह साहब ने भी कल एक प्रोग्राम में कहा कि PDM का हुकूमत में जाना गलती थी, हुकूमत नहीं बनानी चाहिए थी, हुकूमत में नहीं जाना चाहिए था, इमरान खान की गलतियों को इलेक्शन तक लेके जाना चाहिए था, इमरान खान की हुकूमत को चलने देते, उसकी गलतियों को इलेक्शन तक चलने देते आप लोग। तो बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हुकूमत में जाना, 16 महीनों की हुकूमत में जाना एक गलती मान लिया। क्या नून लीग को भी अदराक है, ये परसेप्शन है कि वाकई 16 महीनों का बोझ उठाया वो गलती थी? जी, बोझ उन्हें उठाना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने 9 अप्रैल 2022 से लेकर 9 अगस्त 2023 तक पूरी तरह वो वफाकी हुकूमत का हिस्सा थे, उनकी वजारतें थी, उनकी जिम्मेदारियां थी। लिहाजा आज वो आसान है, जो कि फिर मैं कहूँगा इंतखाबी माहौल है। और जिस तरह एहसन इकबाल साहब ने कहा कि अगर हम भी कह दें कि पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी है वो दरअसल पाकिस्तान सैर पार्टी थी, जो कि बिलावल साहब वजीर खारजा थे, तो इस तरह के चुटकुले तो बहुत छोड़े जा सकते हैं। बात यह है ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि हर कोई अपनी अपनी वजारतों का जवाब दे। हमारे पास जो वजारतें थी, जितनी वजारतें थी, हम उसके जवाब दे हैं। जो वजारतें आप लोगों की थी, आप लोगों के पास ही, आप उसका जवाब दें। उनको ये बात जब कैंपेन इंशाल्लाह चंद हफ्ते रह गए हैं, शुरू होने लगी है, खुलकर ये बात होगी कि जब आप एक हुकूमत को काबीना में और पार्लियामान में एक नहीं बार बार पूरी हमायत देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप उस हुकूमत के जिम्मेदार भी हैं। तो उन्होंने, और ये जो तजर्बा था ये इस लिहाज से चाहे महंगाई के हवाले से तो कामयाब नहीं था, लेकिन 15 जमातों का एक इकट्ठे होकर साथ चलना जो है एक नाकाबिले यकीन चीज नजर आती है। लेकिन उस वक्त वो सब चले, उन सब ने एक दूसरे को सपोर्ट किया, हमने सपोर्ट किया उनको, उन्होंने हमें सपोर्ट किया। तो लिहाजा वो जो एक पीरियड है उसके ऊपर भी बहस होगी, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि फिर 44 महीने पर भी बहस होगी, जिसके जिम्मेदार इमरान खान और उनकी जो फासिस्ट जमात थी, इसका उन्होंने भी जवाब देना है। उनसे जवाब क्या लेना है? इमरान खान जेल में है, शाह महमूद कुरैशी जेल में है, आधी से ज़्यादा पार्टी के लोग तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। उनके लिए तो इंटर पार्टी इलेक्शन कराना मसला बना हुआ है। उनको लग रहा है कि ये जानबूझकर उनके साथ किया जा रहा है, एक माइंडसेट सामने आ रहा है। तो इलेक्शन कमीशन का जो खुर्रम दस्तगीर साहब फैसला सामने आया है, उनको जो टाइम फ्रेम दिया है, 20 दिनों में आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने हैं, फिर जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती है कि हमें नहीं दी जा रही है, एक मुतसबाना अजीब सा रवैया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तो इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात खदशात थे वो ऐसे फैसलों से दुरुस्त साबित नहीं होते। प्लेइंग फील्ड को तो आग तहरीक इंसाफ ने खुद लगा दी ना 9 मई को, जब उन्होंने आग का रास्ता चुना, उन्होंने तशद्दुद का रास्ता चुना, उन्होंने शहीदों की यादगारों की बेहुरमती का रास्ता चुना, उन्होंने बेजबान जानवरों को आग लगाने का रास्ता चुना। तो लिहाजा ये जो अमूमी सियासी रवैये हैं जिसकी बुनियाद पे हम सब क्लेम करते हैं कि हमारे राइट्स हैं, तहरीक इंसाफ ने खुद अपना केस जो है वो बहुत डैमेज किया है। इलेक्शन कमीशन के हवाले से हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि अगर तो सब जमातों पर इस कानून का इतलाक हुआ है और हो रहा है, तो फिर तहरीक इंसाफ को भी, अगर तहरीक इंसाफ को कि बाकी जमातों ने इलेक्शन नहीं कराए और तहरीक इंसाफ ने भी नहीं कराए लेकिन उनके ऊपर कोई खास सजा दी जा रही है, फिर ये गलत होगा। सबको बराबर ट्रीट करना है और यही जो कानून के मुताबिक जो है पाकिस्तान के अवाम की जो राय है उसको लेना बड़ा एक मुकद्दस अमल है। तो इसलिए ये जो 16 माह की हुकूमत थी, वाकई हुकूमत के पास ये ऑप्शन था कि हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर कहते कि जी हम जो है चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दिया जाए, जो कि तहरीक इंसाफ ने TLP के साथ किया था, लेकिन हमने ऐसा कोई इकदाम नहीं किया। तो हम तो चाहते हैं कि एक जमहूरी मुकाबला हो, सब लोग इसमें आए, कि 9 मई के जो जिम्मेदार हैं उनको उन्हें जवाब देना होगा। ठीक है, कैंपेन की भी बात की थी कि चंद हफ्तों में
इलेक्शन की कैंपेन शुरू हो जाएगी, नवाज शरीफ साहब करेंगे, अभी तक शुरू की क्यों नहीं है? क्या आप लोग वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की जो अपील है अल अजीज़ी और एवन फील्ड की सज़ाओं को लेकर उस पर फैसला आ जाए, फैसला उनके हक में आ जाता है, ज़ाहिर है वो क्लियर हो जाएं तो एक ही दफ़ा शुरू करें? क्या सिर्फ उन फैसलों का जो अपीलों पर आने हैं उनका इंतज़ार है, फिर बाकायदा कैंपेन स्टार्ट करेंगे नवाज शरीफ साहब? जी नहीं, अभी हमारे सामने एक 20 तारीख को हमारी जो डेडलाइन थी टिकटों की, जो दरखास्तों की, वो अभी अब सब इकट्ठे हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द पार्लिमानी बोर्ड उस पर काम शुरू कर देगा। और मियां नवाज शरीफ की जो कानूनी मुश्किलात हैं वो भी एक हिस्सा है। हम ये चाहेंगे और हमारी दुआ भी है और तवक्को भी है कि वो इंशाल्लाह इस इंतखाबी मुहिम में ना सिर्फ खुद हिस्सा लेंगे बल्कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत करेंगे। बहुत सारी बातें उन्होंने पाकिस्तान के अवाम को समझानी भी है, वो अभी बहुत सारी गुफ्तगू होनी है। तो वो उनकी जो कानूनी मुश्किलात हैं, हमारी ये तवक्को है कि जिस तरह एक पिछले सुप्रीम कोर्ट ने इंतहाई नाइंसाफी और नाहक फैसले किए थे, आज का सुप्रीम कोर्ट और आज की अदालतें जो हैं उस नाइंसाफी का अजाला करें। तो हम किसी से कोई रिलीफ नहीं मांग रहे, हम तो रिट्रेस मांग रहे हैं। हम चाहते हैं कि अजाला हो और जो उनके साथ ज्यादती हुई है वो उसको दुरुस्त किया जाए, और जब वो दुरुस्त हो जाएगा तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मुल्क में जो लेवल प्लेइंग फील्ड 2018 में नहीं था जब मियां नवाज शरीफ मौजूद नहीं थे, लेवल प्लेइंग फील्ड 2002 में नहीं था, 2008 में नहीं था जब वो मौजूद नहीं थे, उस वक्त ये कोई आवाज नहीं उठी किसी भी हमारे हलीफ या हरीफ की तरफ से कि देखें ये तो बड़ी ज्यादती हो गई है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, एक शख्स मौजूद नहीं है। लिहाजा मियां नवाज शरीफ इस सदी में होने वाले 4 जो इलेक्शन हुए पाकिस्तान में, उनमें से 3 में मौजूद नहीं थे। तो लेवल प्लेइंग फील्ड की अगर किसी को जरूरत है और किसी ने उसका मुतालबा करना है तो वो मोहम्मद नवाज शरीफ है। दस्तगीर साहब, 18वीं तरमीम पर बहस क्यों हो रही है? क्या वाकई मुस्लिम लीग नून के अंदर ये सोच है कि अगर आप लोग हुकूमत में आते हैं तो 18वीं तरमीम इसमें छेड़छाड़ होगी? क्योंकि जो ANP है वो कह रहे हैं कि हम भरपूर इसका दिफा करेंगे, जरदारी साहब ने कहा कि हम इसके पीछे खड़े हैं। तो क्या वाकई सोच है मुस्लिम लीग नून में कि कोई मंशूर का हिस्सा बनाने जा रहे हैं, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोग कि अगर आप लोग इक़्तिदार में आए तो कुछ चीज़ों को, कुछ शिकों को आप चेंज करेंगे? जी, 18वीं तरमीम के पीछे मुस्लिम लीग नून 100% खड़ी है। वो आईनी तरमीम थी जिसके जरिए सूबों को उनके जो हकूक थे इख्तियार बनाया गया था, तो लिहाजा हम 100% उसके पीछे खड़े हैं, उसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन जिस पर जरूर गुफ्तगू होनी है वो ये है कि जो नेशनल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड है 2009, NFC का जो अवार्ड है वो आईन ये कहता है कि हर 5 साल के बाद उस पर नजरसानी हुई, लेकिन अब 14 साल हो गए उस पर नजरसानी नहीं हुई। तो लिहाजा उस पर नजरसानी होगी इस हवाले से कि जिस तरह पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों के हकूक हैं, इसी तरह अब खैबर जो 7 साबिक कबायली इलाके थे उनके रहने वालों के, आज़ाद जम्मू कश्मीर के, गिलगित बल्तिस्तान के, उनके जो मालियाती हकूक हैं उनका रिफ्लेक्शन कैसे आएगा नेशनल फाइनेंस कमीशन में? क्योंकि अभी तक तो वफाकी हुकूमत उनको अपने हिस्से से फंड कर रही थी। लिहाजा ये सारा मामला सूबों के सामने रखना है और इसमें कोई जबरदस्ती नहीं हो सकती। NFC जो है एक कंसेंसुअल अरेंजमेंट होता है, सबके सामने आइन के तहत रखा जाएगा कि 14 साल से एक चीज जो अमेंड नहीं हुई, ये सिचुएशन है। और एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है, इमरान खान साहब एक तोहफा देकर गए हैं कि पाकिस्तान के जो कर्जे थे उनको वो दुगना करके गए, यानी उसमें 200% इजाफा करके गए, जिसके नतीजे में इतनी बड़ी डेट रीपेमेंट की अमाउंट आ रही है जिसने पाकिस्तान के बजट को तकरीबन जो है वो उसमें जगह नहीं छोड़ी किसी और चीज के लिए। ऐसी सिचुएशन में जब हम मुश्किल सूरत हाल का सामना है, तो जो गिलगित बल्तिस्तान और AJ के और साबिक कबायली इलाकों के जो हकूक हैं, उनके रहने वालों के जो मालियाती हकूक हैं, उसका इजहार होना चाहिए नेशनल फाइनेंस कमीशन में। इस पर जरूर बात होगी, लेकिन 18वीं तरमीम के पीछे मुस्लिम लीग नून पूरी तरह। आखिरी सवाल दस्तगीर साहब, जिस तरह बिलावल भुट्टो बुजुर्ग सियासतदानों को अरेस्ट करने का मशवरा दे रहे हैं और चाहते हैं कि नौजवान नस्ल ही आगे आए, तो क्या मुस्लिम लीग नून के अंदर भी ये सोच पाई जाती है, कहीं डिस्कशन होती है कि हाँ वाकई बुजुर्ग सियासतदानों को अरेस्ट करना चाहिए और अब नौजवान नस्ल को आगे आना चाहिए?
ये उम्र जो है ना वो सिर्फ एक नंबर है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी सियासी जमातों के बरक्स एक ऐसे लीडर मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान में काम करके दिखाया, पाकिस्तान को चलाकर दिखाया और पाकिस्तान को बेहतर करके, पुरअमन करके, रोशन करके दिखाया। ये कोई सियासी नारे नहीं हैं, दूसरों के पास तो सिर्फ सियासी नारे हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन एक ऐसा लीडर जिसने करके दिखाया, उसके तजर्बे से हमें इस्तिफादा लेना चाहिए। नई जो नौजवान लोग हैं वो आ रहे हैं, जमात में आते रहेंगे, इस दफा भी आएंगे जब कौमी असम्बली की टिकटें का फैसला होगा, लेकिन ये सिर्फ नौखेजी की बुनियाद पर पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला नहीं है। सही, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी मुखालिफिन की मुस्लिम लीग नून पर यह तनकीद बढ़ती जा रही है कि उन्हें सिस्टम की आशीर्वाद हासिल है। इस तासुर को मज़ीद तक़वियत उस वक्त मिलती है जब ठीक ठाक मुखालिफत और मकबूलियत पर सवालात के बावजूद लीगी रहनुमा एक के बाद एक सामने आते हैं और 125 सीटें पंजाब में लेने का दावा करते हैं। पीडीएम हुकूमत की 16 माह की कारकर्दगी तो आवाम के सामने है। शहबाज शरीफ और लीगी वज़रा के चेहरे भी सबको याद हैं। ऐसे में सवाल ये है कि नून लीग आम इंतखाबात में जीत को लेकर जिस एतमाद का इजहार कर रही है, क्या वाकई इलेक्शन में उतरना और आवाम को फेस करना नून लीग के लिए इतना आसान होगा? मुस्लिम लीग नून ये तासुर सिर्फ इलेक्टेबल्स को इकट्ठा करने के लिए दे रही है कि अगली हुकूमत हमारी होगी, क्या यही वजह है? दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत पर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा करते हैं तो जरदारी साहब तो इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद का ऐलान करते हैं। ऐसा क्यों है? बिलावल भुट्टो जरदारी अगर किसी भी इत्तेहाद का हिस्सा ना बनने का कहते हैं तो जरदारी साहब अगली हुकूमत भी मखलूत होने की पेशगोई कर देते हैं। अब सवाल यह है कि सियासी मंजरनामे पर बाप बेटे की मुख्तलिफ जो राय है, ये क्या स्ट्रैटजी है? बाकायदा गुड कॉप बैड कॉप, ये क्या बाकायदा इस तरह की जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो बयानात आते हैं जरदारी साहब की तरफ से और बिलावल भुट्टो की तरफ से, क्या ये बाकायदा किसी प्लान स्ट्रैटजी का हिस्सा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैक वक्त ठंडी और गर्म सियासत से हासिल करना क्या चाहती है? बिलावल क्यों बाबों की सियासत से आउट करना चाहते हैं? जरदारी साहब ने तो ये बताते हुए वाजे भी किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नहीं बल्कि दो हैं। जरदारी साहब ने कहा तजर्बा होता है, बिलावल भुट्टो अभी ट्रेंड नहीं है। बिलावल भुट्टो के हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि बिलावल भुट्टो जो हैं उनको भी टिकट मैंने ही देना है। उनसे जब ये सवाल किया गया कि टिकट तो फिर आप देंगे, बिलावल को भी आप देंगे, तो जरदारी साहब ने कहा कि हाँ टिकट मैं ही दूंगा। तो जो इख्तलाफात हैं जिसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है वो कहते हैं कि सोच मुख्तलिफ हो सकती है, बाप बेटी की एक घर में जितने भी अफराद होते हैं सबकी सोच मुख्तलिफ होती है, तो क्या ये वाकई किसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? मैं बात करूंगी मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा नवाज़ साहब आपका। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत को बखूबी जानते हैं, उनके थिक एंड थिन में आप उनके साथ रहे हैं। ये हमेशा से हमने देखा है जब से बिलावल भुट्टो ने सियासत में एंट्री दी है, एक हमें इख्तलाफ हमेशा नजर आया है जरदारी साहब के तर्ज सियासत में, सोच में, बिलावल भुट्टो के तर्ज सियासत में और सोच में। अब कल जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बारे में उन बात की है जरदारी साहब ने कि वो ट्रेंड नहीं है, तजर्बा होता है, उनके पास अभी तजर्बा नहीं है, टिकट भी मैंने उनको देना है। तो अगर उनके पास तजर्बा नहीं है, ट्रेंड नहीं है, पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो उनको वज़ीर आज़म बनाने की बात कर रही हैं, तो ये जो इख्तलाफात हैं आप तो इनके बीच में रहे हुए हैं, क्या ये किसी स्ट्रैटेजी के तहत ये इख्तलाफात सामने आते हैं कि गुड कॉप बैड कॉप खेलना है हमने? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दोनों हजरात से, बिलावल साहब से और जरदारी साहब से बहुत करीबी ताल्लुक रहा है। मैं इस वजह से कुछ ज़्यादा डीपली कॉमेंट तो इस बात पे नहीं कर सकूंगा, लेकिन पॉलिटिकल कमेंट ये ज़रूर कर सकता हूँ कि इन मुतज़ाद बयानात से जो परसेप्शन है वो लोगों में एटलीस्ट अच्छा नहीं जा रहा। एक कंफ्यूज सूरत हाल की वजह से अगर बिलावल साहब की ये ख्वाहिश थी, जरदारी साहब की ये ख्वाहिश थी कि पार्टी आने वाले इलेक्शंस में बेहतर परफॉर्मेंस दे,
तो इस कंफ्यूज बयानिए के साथ तो लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसकी बात को हमने फॉलो करना है। हाँ। और इस कंफ्यूजन की वजह से और स्पेशली इलेक्शन से पहले इस तरह की सूरत हाल पीपल्स पार्टी को इलेक्टोरली काफी नुकसान पहुंचा सकती है। जहां तक एक जनरल ओवरव्यू है इस चीज पर, तो देखिए सियासत में सारी पॉलिटिकल पार्टीज, अब आप मुस्लिम लीग नून की अगर मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि उसमें भी बड़ा फैमिली पॉलिटिक्स बहुत डोमिनेट करती है। मिफ्ता इस्माइल साहब एक एबल फाइनेंस मिनिस्टर थे, लेकिन उनको फिर रिप्लेस किया गया एक फैमिली मेंबर के साथ। तो ये जो बड़ी जितनी जमातें हैं, इनको अब इस अपनी जो फैमिली डोमिनेटेड पॉलिटिक्स है, इससे थोड़ा बाहर निकल के भी चीजों को देखना पड़ेगा कि मुल्क के लोग इस वक्त क्या सोच रहे हैं। लोगों के अंदर ये एक सियासत से बेजारी भी मौजूद है, और फिर इन जमातों ने जो वक्त हुकूमत में गुजारा है उसकी वजह से इन हुकूमतों ने बहुत ज्यादा बर्डन भी उठा के इलेक्शंस में इन पॉलिटिकल पार्टीज ने उतरना है, तो उसके नतीजे में कॉस्ट तो पे करनी पड़ेगी। और लोग इन चीजों पर हैरान हैं कि अभी तक जो गुफ्तगू है वो किसी जमात ने अभी तक अपना मंशूर तैयार नहीं किया। पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो इतने गहरे और गंभीर हैं कि इसमें आप ये इस चीज से अंदाजा लगा रहे हैं कि अगर जमातों की तैयारी की ये हालत है कि उनके मंशूर तैयार नहीं है, तो उन्होंने आके हुकूमत क्या खाक करनी है। सही। तो हम जिन मसाइल में घिरे हैं उन मसाइल से निकलने के लिए लोगों की जो तवक्कुआत हैं उन पर पूरा उतरने के लिए मेरे ख्याल से अब ये पार्टीज इतनी इक्विप्ड रह नहीं गई। सही। ये एक हमारे पास्ट को रिप्रेजेंट करती हैं, 90s की एरा की पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करती हैं, और मेंटली भी शायद वहीं पर। लेकिन बिलावल भुट्टो के बारे में इस तरह पब्लिकली बात करना जरदारी साहब की तरफ से, क्या ये उनकी सियासत के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए अच्छा है, या उनकी सियासत को नुकसान पहुंचेगा? या तीसरा फैक्टर जो मुझे लगता है जो हो सकता है वो ये कि उनकी बिलावल की बात को शायद कुछ सीरियस ना ले, कि आपकी बात कौन सुनेगा भी, आपको तो आपके घर वाले सीरियस नहीं लेते, आपके अब्बा तो पहले ही कहते हैं कि आप तो ट्रेंड ही नहीं, आपके पास तो तजुर्बा नहीं है, तो इसलिए आप अपना मशवरा अपने पास रखें। तो आपको कौन से फैक्टर में जान नजर आती है? मुझे तो इस फैक्टर में जान नजर आती है कि पाकिस्तान एक बहुत सीरियस क्राइसिस का शिकार है। हमारी जो अटेंशन है वो असल इशू से हटी हुई है। जो अवाम के रोजमर्रा के मसाइल हैं, हम लोगों को इस वक्त 25 करोड़ पाकिस्तानियों में से एटलीस्ट 98% पाकिस्तानियों को नहीं पता कि उन्होंने महीना कैसे गुजारना है, हफ्ता कैसे गुजारना है, दिन कैसे गुजारना है। और ये जो अशराफिया की अंदर की लड़ाई है, इंट्रा एलीट लड़ाई है, इसमें लोग पीपल आर एट लॉस कि हमारी जिंदगियों की किसी को फिक्र नहीं, और आपस में इनकी जो गुफ्तगू का जो मेयार है या गुफ्तगू का जो कॉन्टेक्स्ट है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। और आपस में पॉलिटिकल पार्टीज कैसे रन करनी है, फैमिली प्रॉब्लम्स है, तो इस वजह से लोग तो ऑप्शन क्या है आपका यही तर्ज सियासत, आपका ब्लंट बात करना, आवाम के लिए बात करना, पार्टी में कुछ गलत है, गलत को गलत कहना, शायद यही वजह थी कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अपने रास्ते जुदा किए। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी डिलीवर नहीं कर सकती, पिछले 15 सालों में उन्होंने सिंध में डिलीवर नहीं किया, नून लीग डिलीवर नहीं कर सकती, तहरीक इंसाफ का जो हाल है वो आपके सामने है। अब इन्हीं में से अवाम ने चुनना है ना। अब अवाम के पास ऑप्शन क्या रह जाती है? आप लोग अपना प्लेटफॉर्म बनाने की बात कर रहे थे, अपनी पार्टी बनाने की बात कर रहे थे, जो नाराज धड़ा था उसका फिर क्या बना? क्या अवाम के पास ऑप्शन है? देखिए ये सारी गुफ्तगू हम इस वजह से कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का फेलियर हमारे सामने मौजूद है। हाँ। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इटसेल्फ कोई डेमोक्रेसी नहीं, वहां पर कोई डिबेट की गुंजाइश नहीं, इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त नहीं किया जाता। और अब जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने डिलीवर करना है वो सिर्फ अब अपने खानदान तक उनकी प्रायोरिटीज रह गई है। तो इस सूरत हाल में फेलियर तो सबके सामने है। ये अगर हम पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शनों के बाद बनाने का सोच रहे हैं, हमने ना बनाई कोई और बना लेगा, क्योंकि इन पॉलिटिकल पार्टीज का फेलियर तो ऑब्वियस है। अब सवाल ये है कि 25 करोड़ लोगों की जिंदगी उसको किस तरफ लेके जाना है, इस कश्ती को किस डायरेक्शन में डालना है। पहले हम बरे आजम एशिया की रेस से बाहर हुए, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता रीजन की रेस से बाहर हो गए, और अब हमारा मुवाजना अफगानिस्तान के साथ किया जा रहा है। तो पाकिस्तान के शहरियों का उनका कम से कम ये तो हाल नहीं होना चाहिए था। हमारे मुल्क के अंदर टैलेंट मौजूद है, नौजवानों पर मुश्तमिल ये मुल्क है, 64% आबादी नौजवानों की है। लोग मुल्क को छोड़ने पे मजबूर हैं।
हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ आप देखिए, रिफॉर्म्स की कोई बात नहीं है, क्रिमिनल लीगल सिस्टम फेल हो चुका है, इकोनॉमी फेलियर के ब्रिक पे है। तो इन सारी चीजों को दुरुस्त करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज, मुल्क का मुस्तकबिल ही नौजवानों के हाथ में अगर, तो फिर बिलावल भुट्टो ने जो बुजुर्गों को रेस्ट करने की बात की है, जरदारी साहब ने कहा वो तो मुझे भी बीच में कह रहा था, लेकिन तजर्बा तो फिर तजर्बा ही होता है। तो क्या फिर ये बात ठीक है कि बुजुर्ग सियासतदान घर बैठे रेस्ट करें, नौजवानों को आगे आने दें? देखिए, एक तो नेचुरल ट्रांजिशन वक्त के साथ तो होना ही होता है, हाँ। उसको रेजिस्ट नहीं करना चाहिए। हम मेंटली अगर ठीक जगह पर हो, सोच के हिसाब से ठीक जगह पर हो, मेरे ख्याल में जो हमारी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल लीडरशिप है वो सारी की सारी 90 की दहाई में जहनी तौर पे फंसी हुई है, उससे निकल ही नहीं पा रही। चाहे वो मियां नवाज शरीफ साहब हो और चाहे आसिफ जरदारी साहब हो, पाकिस्तान आगे जा चुका है। ये 90 की दहाई नहीं है, इसमें पाकिस्तान के बड़े सीरियस चैलेंजेस हैं और हमारे सोचने का अंदाज, इश्यूज को टैकल करने का अंदाज वो बिल्कुल वही 90 की दहाई वाला है। हमें अगर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है तो ऑनेस्टली ये सियासत तो फेल हो चुकी है। उसको आगे लेके जाने के लिए हमें क्रिएटिव आइडियाज की जरूरत है, एक नई पॉलिटिक्स की जरूरत है, रीजनल इंटीग्रेशन की जरूरत है, मईशत को नए सिरे से इस्तेमाल करने की जरूरत है, सेहत और तालीम के हवाले से एक वेलफेयर स्टेट बनाने की जरूरत है। एंड आई एम अफ्रेड ऑल दीज पॉलिटिकल पार्टीज आर इल इक्विप्ड टू अचीव दोस गोल्स। सही। शाहिद खान अब्बासी साहब भी आपके प्लेटफॉर्म में आप लोगों के साथ ही होंगे? उन्होंने अपना सियासी फैसला खुद करना है, लेकिन एक जो चीज नजर आ रही है कि, और वो खुद इसका बरमला इजहार कर चुके हैं कि जब जेनरेशनल ट्रांजिशन आ रहा हो पार्टीज में तो फिर पुराने लोगों को ग्रेसफुली अलग हो जाना चाहिए। ही इज ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने ये बात की है और ये बात भी उन्होंने की है कि शायद आने वाला इलेक्शन भी वो कंटेस्ट ना करें। इसी वजह से नहीं कर रहे कि ये पॉलिटिकल पार्टीज जो ग्रेविटी ऑफ क्राइसिस है, चाहे वो उनकी अपनी पार्टी है, वो समझ नहीं पा रही और वो यही समझते हैं कि ये जिस तरह रूटीन के मामलात हैं, यहाँ से हम कहीं और से कर्जा पकड़ लेंगे, कोई ऐसी चीज कर लेंगे। अब मामलात उससे ठीक नहीं होने, हमें एक रेडिकल सर्जरी की जरूरत है पाकिस्तान को, और उस रेडिकल सर्जरी के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी तैयार नहीं है, इक्विप्ड नहीं है। सही। खोखर साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये जो कॉन्फिडेंस है कि पंजाब से हम 125 सीटें ले लेंगे, एहसन इकबाल साहब तो कहते हैं कि वफाक में जो हम हुकूमत बनाएंगे तो 172 से भी ऊपर जा सकते हैं। इस कॉन्फिडेंस के पीछे वजह क्या तहरीके इंसाफ का जो आज हाल है वो है कि मैदान खाली है, उनको टक्कर देने वाला कोई नहीं है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कहती है कि हमें नहीं पता कितने पंक्चर लगेंगे तो इन्हें जो है ना वो 172 सीटें या 125 इन्हें पंजाब से मिलेंगी, या कोई डील है? क्या इतना कॉन्फिडेंस है उन लोगों के अंदर? आजकल बात किसी भी लीडर से करके देख लें, वो तो 125 से 172 से कम बात ही नहीं करते। देखिए, डील तो है, इसमें तो अब कोई शुबा नहीं है। जिस तरीके से जो पिछले महीने 1.5 महीने के वाकयात हैं, जिस तरीके से आसानियां पैदा की जा रही हैं मुस्लिम लीग नून के लिए, चाहे उनके मुकदमात के हवाले से हो या उनके साथ पॉलिटिकल अलायंसेस जोड़ने के हवाले से, आप मुख्तलिफ सियासी जमातों का किरदार देखें, चाहे वो MQM हो, बाप हो, तो ये अब नजर तो यही आ रहा है कि एक डील मौजूद है और वो डील इक़्तिदार में लेकर आने के लिए मुस्लिम लीग नून। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस डील को अमली जामा पहनाया जा सकता है, क्योंकि पब्लिक का मूड तो बिल्कुल फर्क है। वो तो 16 महीने की जो गवर्नेंस थी, शहबाज साहब की जो हुकूमत थी, जो लोगों को महंगाई के उसके अंदर झटके लगे हैं, उसका काफी बोझ है और ऑन ग्राउंड एक सिंपैथी वेव भी एग्जिस्ट करती है। तो इन चीजों की मौजूदगी में लोगों का रुझान मुझे तो नहीं नजर आता कि वो मुस्लिम लीग नून की तरफ हो, और स्पेशली पंजाब में। अब वो एक पंजाबी का एक शेर है कि सुंजियां हो जन गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे। तो अब ख्वाहिश तो शायद यही है कि हमारे रास्ते से गलियां सुनसान कर दी जाएं और मिर्जा यार जो है वो सुनसान गलियों में फिरे। तो अब ये इन अदर वर्ड्स, अगर आप समझते हैं कि अगर साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं तो कोई चांस ही नहीं है 125 या 172 का, अगर साफ शफाफ इलेक्शंस होते हैं? अगर साफ शफाफ इलेक्शन हो तो बिल्कुल कोई चांस नहीं है, लेकिन 2018 का इलेक्शन हमारे सामने मौजूद है, उसके अंदर RTS फेलियर एक बहुत बड़ा हुआ। हमने देखा कि पूरा निज़ाम उस वक्त तहरीक इंसाफ को हुकूमत में लेके आने के लिए हरकत में आ चुका था
और वही निज़ाम अब मुस्लिम लीग नून को हुकूमत में लेके आने के लिए हरकत में आ चुका है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है आपके लिए, मेरे लिए, देखने वालों के लिए, इस मुल्क के लिए, कि ये दायरों का सफर हम कब तक जारी रखेंगे? जो 2018 में मंजूर नजर थे और जेर एहताब थे, आज सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई है, स्क्रिप्ट वही है, सिर्फ किरदार बदले हैं। तो ये कब तक ऐसे जारी रहेगा सिलसिला? 76 साल तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपको नहीं लगता वो भी लाडला बनने की दौड़ में है? वो दौड़ नहीं पा रहे हैं, वो अलग बात है, या नजरे करम उधर नहीं गई, वो एक अलग बात है। वो भी इस चक्कर में रहना चाहते हैं, कोई भी इस चक्कर से बाहर निकलना नहीं चाहता। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। अब इशू ये है इस सियासत से कि लोगों का, अब लोगों को शऊर को आप अंडरमाइन नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी अगर लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है तो वो इसलिए कर रही है कि जिन लोगों को वो चाहते थे कि बाप से पीपल्स पार्टी में भेज दिया जाए, उन्हें नहीं भेजा गया, उन्हें नून में भेज दिया। जिन लोगों को पीपल्स पार्टी चाहती थी कि जनूबी पंजाब से उन्हें ज्वाइन करें, वो इस्तेकाम पार्टी में चले गए। तो अगर यही लोग पीपल्स पार्टी में आ जाते तो वो कभी लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा ना करते। तो यहाँ पे तो लाडला बनने की दौड़ लगी हुई है। वो जिस तरह शेख रशीद साहब ऑफन जिक्र करते हैं गेट नंबर 4 का, तो सारी जमातें ज़हनी तौर पे, कल्बी तौर पे ये बात तस्लीम कर चुकी हैं कि इक़्तिदार का जो रास्ता है वो यहीं से मिलना है। अवाम और अवाम के इश्यूज और मुल्क के प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसकी कोई अहमियत नहीं उनके नज़दीक। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साबिक रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ने के लिए गेंद पीटीआई के कोर्ट में फेंक दी है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि पीटीआई का जून 2022 में कराया जाने वाला इंट्रा पार्टी इलेक्शन गैर मुनसिफाना और मतनाज़े था, जिसे कबूल नहीं किया जा सकता। तहरीक इंसाफ को आइंदा इलेक्शन में इंतखाबी निशान बल्ला बरकरार रखने के लिए 20 रोज़ के अंदर अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाना होंगे, वरना संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। अब अहम बात यह है कि 2013 में भी पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात तनाज़ात का शिकार हुए थे, जिसकी इंक्वायरी जस्टिस रिटायर्ड वजूद्दीन ने की थी। इस फैसले के बाद ये कहना गलत ना होगा कि पीटीआई को एक और ऐसे इलेक्शन का सामना है इलेक्शन से पहले जो मतनाज़े हो चुके हैं। सवाल ये है कि मुश्किलात में घिरी पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने में कामयाब क्या हो पाएगी? ये भी अहम सवाल है कि पार्टी चेयरमैन इमरान खान जेल में रहते हुए इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ने के क्या अहल हैं और क्या वो पार्टी के चेयरमैन बरकरार रहेंगे? पीटीआई के रहनुमा हामिद खान के मुताबिक तोशाखाना केस का फैसला और सज़ा दोनों मुअत्तल हैं, इसलिए इमरान खान के इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ने पर गौर करेंगे। पीटीआई क़यादत इलेक्शन कमीशन के फैसले को न सिर्फ गैर मुनसिफाना समझती है, बल्कि उनका मानना है, उनका कहना है कि 70 दिन से महफूज फैसला सुनाने में ख़ास मकसद के लिए ताख़ीर की गई है, लिहाजा फैसले को चैलेंज किया जाएगा। मगर पीटीआई की ज़्यादातर लीडरशिप जेल में होने या रूपोश होने से इलेक्शन कमीशन का फैसला ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ को मज़ीद मुश्किलात में डाल सकता है। तहरीक इंसाफ पहले ही टूट फूट का शिकार है, जिसके 42% साबिक अरकान असम्बली पार्टी से अलग हो चुके हैं। इन हालात में पीटीआई को ऐसे अहदेदारों की ज़रूरत होगी जो पार्टी के साथ खड़े रहें। अहम बात यह है कि पीटीआई आने वाले आम इंतखाबात में वकला को मैदान में उतारने पर गौर कर रही है। अहम सवाल है कि क्या वकील इतनी ताकत रखते हैं कि तहरीक इंसाफ की ना को हाँ में बदल सकें? इंट्रा पार्टी इलेक्शंस एक बड़ा मसला शायद खड़ा होने जा रहा है तहरीक इंसाफ के लिए, इलेक्शंस करवाना। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। भट्टी साहब, वाकई सितंबर का फ़ैसला महफूज किया हुआ इलेक्शन कमीशन ने, और अब नवंबर के एंड में आके इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला सुनाया और वक्त दिया है 20 दिन का। ऐसे में जब इमरान खान भी जेल में है, मरकज़ी क़यादत जेल में है, आधी से ज़्यादा पार्टी ही छोड़कर जा चुकी है, तो ऐसे में एक कितना बड़ा चैलेंज आप समझते हैं तहरीक इंसाफ के लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाना? बिकॉज इलेक्शन कमीशन ये कह चुका है अगर नहीं आप करवा सके तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये वो ज़हनों में रहे कि ये वो इलेक्शन कमीशन है कि जब इमरान खान और तहरीक इंसाफ का ज़िक्र आता है या बात आती है तो फ़ौरन फ़ैसले आ जाते हैं, सारे फ़ैसले आ जाते हैं, बल्कि किसी न किसी तरह आ जाते हैं। वही अब
मुस्लिम लीग नून के हवाले से, पीपल्स पार्टी के हवाले से, मौलाना साहब की जमात के हवाले से उनके जो ममनुआ फंडिंग केसेस हैं वो पड़े हुए हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे की ऑडियो वीडियोस थी, वो वीडियोस वो ऑडियोज़ वगैरह वो वहीं पड़ी हुई हैं। इसके अलावा वो सेनेट के कैमरे वहीं पड़े हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे केसेस हैं जो पड़े हुए हैं। और दूसरी बात, मज़े की बात सुनिए कि सुप्रीम कोर्ट इसी इलेक्शन कमीशन के हवाले से कह चुकी है, जस्टिस बंदयाल की सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस फायज़ ईसा की सुप्रीम कोर्ट और अतर मिनल्ला साहब का इजाफी नोट कि ये आइनी खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए हैं, मतलब आइन तोड़ा है इन्होंने। और जो सियासी बहरान, आइनी बहरान, अदालती बहरान, उसकी वजह इलेक्शन कमीशन है। और ये इलेक्शन कमीशन है कि जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि अपने काम के अलावा सारे काम कर रहा है। ये बड़ा अजीब व गरीब है। अब 70 दिन से फैसला महफूज था। क्या कर रहा था फैसला? क्या कोई इतना बड़ा फैसला था? किस चीज़ का इंतज़ार था? पहली बात। दूसरा, जब ये 75 साल तारीख़ में मेरे ख्याल से ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी को, अगर मैं गलत हूँ तो कोई मुझे करेक्ट करे, लेके कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कालदम करार दे के तो उसको कहा जाए कि अब 20 दिन है, आप इसमें दोबारा कराएं। कलदम कराना ये कोई पार्टी का हेड जेल में है। इरशाद भट्टी साहब, कलदम कराना ये कोई अनोखी बात नहीं है। पार्टियों के अंदर इंतखाबात पर सवालिया निशान उठते हैं। पीटीआई के अंदर ही उठ चुके हैं। अभी जब से मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया, 2013 में जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने जब इस मामले को सारा देखा था तो पूरा मामला ही बड़ा मशकूक साबित हुआ था, जिसकी वजह से बहुत से पार्टी के जो लोग थे वो छोड़ भी गए थे। कलदम करार देना ये एक वजह हो सकती है, लेकिन 20 दिन देना, 70 दिन से फैसला महफूज रखना, इस पर सवालिया निशान उठ सकते हैं। नहीं, कालदम भी कब दिया है किसी का, मुझे बता दें। कालदम चलो ये मान लेते हैं कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन कब दिया है किसी का? पीटीआई का? हमारे 30-35 सालों में कौन सी ऐसी पार्टी है जिसका इलेक्शन करवाए और इलेक्शन कमीशन ने कालदम करार दे दिए? और दूसरी बात सुनिए कि एक बहुत ज़्यादा जो कानूनी माहिरीन की राय है, बहुत ज़्यादा वो लोग हैं जो कहते हैं ये कालदम करार दे ही नहीं सकते, इनको ये अथॉरिटी नहीं है। इनको सबसे बड़ा है कि ये 2 लाख जुर्माना कर सकते हैं मैक्सिमम। अच्छा। फिर तीसरी बात, जब तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि ये तो मामला ही नहीं था कि इंतखाबात गलत हैं कि सही है, उन्होंने तो डॉक्यूमेंट्स हमसे मांगे थे। फिर चौथी बात, कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें इलेक्शन हुए हैं? सारों में सिलेक्शन हुई है बिला मुकाबला। कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें फेयर इलेक्शन हुए? फॉर एग्जाम्पल मौलाना साहब बिला मुकाबला, हाउस ऑफ शरीफ के 4 बंदे बिला मुकाबला, इसी तरह पीपल्स पार्टी के 2 बंदे बाप बेटा बिला मुकाबला। तो कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें इलेक्शन हुए, सिलेक्शन नहीं हुई? तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं और बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त, क्योंकि ये आसान काम नहीं होगा इलेक्शन करवाना उस वक्त जब पार्टी तितर बितर है, जब इमरान खान जेल में है, और जब उनकी जूम मीटिंग भी अगर करें तो उसमें भी उनको डर लगता है कि गिरफ्तार ना हो, जितने मुकदमे हैं। तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा, बहुत बड़ा पुलसरात होगा। और ज़्यादातर चांसेस मुझे यही लग रहे हैं कि कोशिश करेगी तहरीक इंसाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने कि ये इंतखाबी निशान के हवाले से, बल्ले के हवाले से भी आईपीपी भी तो मांग चुकी है ना बल्ले का। हाँ, आईपीपी ने करार दिए और नए कराओ। हाँ, आईपीपी ने भी बल्ले का निशान मांगा हुआ है, इनका कंट्रोवर्शियल हो गया है, इनका खतरे में पड़ गया है। तो ये कोई आपको लगती है कोई कहानी उधर जाती हुई? नहीं, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। डेफिनेटली तहरीक इंसाफ तो ज़ाहिर है एक पूरी, जब से तहरीक इंसाफ के हवाले से वो हैं, उन पे मुकदमे हैं, गिरफ्तारियाँ हैं। 9 मई जब से हुआ है तो बल्ले के इंतखाबी निशान, तहरीक इंसाफ के जमात का इलेक्शन 2024 में हिस्सा लेना, और इस तरह की बहुत सारी इफ्स एंड बट्स हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ बल्ले के हवाले से डेफिनेटली सेंसिटिव है और वो जा रही है उसमें, इस हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी कि इलेक्शन कालदम करार ना दें। और दूसरी बात यह है कि दोबारा इलेक्शन करवाने का हुक्म मुअत्तल करें, क्योंकि टाइमिंग्स और हालात जो हैं वो हमारे हक में नहीं है। सही। भट्टी साहब, पीटीआई का इस वक्त जो हाल है, क्या नून लीग के कॉन्फिडेंस की यही वजह है कि उनके लिए मैदान खाली है और राना सनाउल्लाह
पंजाब में 125 सीटें लेने की बात करते हैं और विफाक में एहसन इकबाल साहब तो 172 से भी ज़्यादा सीटें लेने का दावा करते हैं और सादा 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने की बात करते हैं। इसीलिए शायद 18वीं तरमीम को भी छेड़ने पर बात कर रहे हैं ये लोग। तो क्या यही कॉन्फिडेंस है इन लोगों का, पीटीआई का मुकम्मल आउट होना जिस हाल में पीटीआई है आज? जी, 2/3 अक्सरियत के लिए बड़ी कोशिशें हो रही हैं, 2/3 अक्सरियत की बड़ी ख्वाहिशें आई जा रही हैं और डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, अगर पंजाब में 141 सीटें हैं और पंजाब में जो इस वक्त मकबूलियत का कोई भी आप मयार सामने रख लें, तो अगर इमरान खान और नवाज शरीफ को आमने सामने रख के मकबूलियत जांच लें तो आधे से भी एक 60 पे होता है, दूसरा 28 पे होता है। अगर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून को देख लें तो मुस्लिम लीग नून कहीं नज़र नहीं आती, दूर दूर तक इतनी पीछे है। तो अगर मकबूलियत अनडाउटेबली इमरान खान का वोट बैंक महफूज है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक महफूज है, मकबूल तरीन जमात है इस वक्त अभी तक। और इलेक्शन बहुत सारे इफ्स एंड बट्स, जैसे मिसाल के तौर पे कि अभी तक तो मुस्लिम लीग नून जो वो क्या उसके पास उनके पास लेवल प्लेइंग फील्ड है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास प्लेइंग फील्ड भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा है। तो इन दावों की बुनियाद क्या है फिर? 125 सीटें 141 में से ले लेना ये, या इतना दावा करना, फिर इसकी बुनियाद क्या है? सर्विस में भी देख लें कौन आगे है कौन पीछे है, इमरान खान की मकबूलियत देख लें, पीटीआई की मकबूलियत देख लें, तो दावों की बुनियाद क्या है फिर? उसकी बुनियाद ये है कि मिसाल के तौर पे कि हम इस वक्त 4 पुलसरात हैं पीटीआई के पास। नंबर 1 कि उनका इंतखाबी निशान बल्ला होगा कि नहीं। नंबर 2 वो तमाम हलकों में अपने उम्मीदवार खड़े कर पाएंगे कि नहीं। नंबर 3 वो उनको इतनी सियासी स्पेस मिलेगी जितनी दूसरी पार्टियों को इलेक्शन के दौरान। और नंबर 4 उनकी जो 5 करोड़ वोटर है 18 से 35 साल का, वो उस दिन निकलेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर निकलेगा। अगर मिसाल के तौर पे कोई एक भी चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में नहीं जाती, जब विनिंग कैंडिडेट ही नहीं होगा तो उसके बाद किसने जीतना है? सेकंड वाले ने जीतना है। तो मुस्लिम लीग नून इसी दाव में बैठी हुई है। इसलिए मुस्लिम लीग नून, याद रखिए, अगर मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ मकबूल होते, वो मकबूलियत लेस ना होते, बयानियाँ लेस ना होते, परफॉर्मेंस लेस ना होते, तो वो कभी MQM के मुतालबात ना मानते, कभी बाप के को सीने से ना लगाते, कभी लोटों को अलमरूफ इलेक्टेबल्स को के लिए दरवाजे ना खोलते। तो उनको असल सूरत हाल का पता है कि अगर 50% भी इलेक्शन फेयर हुए तो उन्हें लग पता जाएगा। लेकिन जो माहौल वो देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को किस तरह इलेक्शन में आती है, उसमें मुझे लग रहा है कि जैसे उनका दाव लग जाएगा। जरदारी साहब ने फिर कल सही बात की है कि 172 तो कोई भी नहीं ले सकता, ना पीपल्स पार्टी ले सकती है, ना नून लीग, ना मौलाना, ये मखलूत हुकूमत ही बनेगी और वक्त आने पर देखेंगे कि कौन किसको किसके साथ बैठना पड़ता है। वो तो कह रहे थे नून लीग को इस बार हमारे पास आना पड़ेगा, हमने उनको मौका दे दिया, अब उनको हमें मौका देना चाहिए, देना पड़ेगा। जी, जरदारी साहब की ऑप्शन ए में था कि MQM हमारे साथ मिल जाती, उनको सिंध के लिए बड़ी ऑफ़र्स भी की थी उन्होंने और उधर मेयरशिप भी ऑफ़र किए, उसके अलावा भी बड़ी थी। बाप हम वाले हमारे साथ आ जाते, आज़ाद इलेक्टेबल्स कुछ हमें मिल जाते, जनूबी पंजाब से आ जाते, तो हम इस पोजीशन में चले आते। मैं कोई यानी कोई KP, कोई बलूचिस्तान से, कि बिलावल भुट्टो उसकी दौड़ में रहते प्राइम मिनिस्टरशिप की। अब वो नहीं रहे। अब मकसद क्या है? मरकज़ में रेलिवेंट रहना, हुकूमत में शामिल होना। उनकी ख्वाहिश है कि ऐसी पार्लियामेंट आए कि जिसमें हमारा किरदार वही हो जो पिछली हुकूमत में हमारा किरदार था, और सिंध हमारे पास हो और बाकी सूबों में हमारी काबिल ज़िक्र नुमाइंदगी हो। तो वो इसलिए काम कर रहे हैं और पीछे भी काम कर रहे हैं और फ्रंट पे भी काम कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह अगर बिलावल नहीं बनता तो हुकूमत में शामिल हो जाए मरकज़ में। बिलावल तो ना तजुर्बाकार है, ट्रेंड नहीं है, बिलावल को भी टिकट जरदारी साहब नहीं देनी है।
पूरी पीपल्स पार्टी उम्मीदवार बनाए बैठी है वज़ीर आज़म का पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो को, लेकिन जरदारी साहब कहते हैं उसके पास तो तजुर्बा ही नहीं है। ये जो एक जारहाना सियासत है और एक बड़ी मुफाहमत वाली सियासत है पीपल्स पार्टी के अंदर ही जो हो रही है, ये आपको लगता है कोई ख़ास स्ट्रैटेजी है ये? वो इसी सवाल से आने से पहले वो चांद साहब के बारे में उन्होंने कहा था कि जरदारी साहब ने कि उन्होंने तो पता ही कुछ नहीं। हाँ, उन्होंने तो पता ही कुछ नहीं। चांद साहब अगर मुझे कहीं सुन रहे हैं तो आपसे कहना था कि मुख्तारिया गल वध गई है कि अब खैर से जरदारी साहब एक अपने सियासतदान के बारे में उसको किस तरह उन्होंने डिसोन किया। दूसरा, अब मुझे बताइए कि पीपल्स पार्टी कौन सी वाली है? हम गुड कप बैड कप को छोड़ देते हैं, हम इनकलाबी और मफामती खेल को छोड़ देते हैं, हम बिलावल की जो ड्यूटी लगी उसको, जो जरदारी साहब काम कर रहे हैं उसको सारे को छोड़ देते हैं। इस वक्त जो कुछ बिलावल कह रहे हैं जरदारी साहब उसके उल्ट कह रहे हैं, जो कुछ जरदारी साहब कह रहे हैं बिलावल साहब उसके उल्ट कह रहे हैं। मुझे बताइए मुस्तफ़ा नवाज खोखर का क्या कसूर था? चंद बयान थे ना जो उन्होंने पार्टी से हट के दे दिए थे, कहाँ हैं आज वो? बिलावल भुट्टो की तर्जमानी गई, सेनेटरशिप गई और इस वक्त घर बैठे हैं। ये है वो माइंड सेट कि वो चंद तो पता ही कोई नहीं, मुस्तफ़ा ने एक बयान दो बयान दिते नु कट दो, लेकिन बाप बेटा कैसे मिल के खेल रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। और दूसरी बात और आखिरी बात वो कि वो ट्रेंड नहीं है, ना तजर्बाकार हैं। ये आप काइंडली आप ज़हन में रखिए कि हमने और हमारे बुज़ुर्गों ने इन जो पीछे वाले थे ना तजर्बाकार, यानी ये 32-33 साल के, बल्कि उससे भी कम, नवाज शरीफ साहब जो हाथ पकड़ के जनरल जिलानी लेके आए, हमने इन ना तजर्बाकारों को भुगता। हमारी औलादें इनकी औलादों को ना तजर्बाकारों को भुगतेंगी और वो अगली ना तजर्बाकारों को भुगतेंगी। सही। इन्होंने, ये मुल्क चरागाह है, तो एक वर्कशॉप है, तजर्बागाह है, इन्होंने तजर्बे करने हैं, ये सीख जाएंगे एक दिन, और जब तक सीखेंगे उस वक्त तक आधा मुल्क तो जा चुका है, पता नहीं इसमें से और कितना खुदा न खास्ता जाएगा। बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त हो गया नाज़रीन, फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।